हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। आज हम ये एक क्वेश्चन पेपर है, ये अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप में से एक फ्रेंड ने मुझे ये पेपर सेंड किया है, तो हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस में? इसके ऑप्शंस है कार्बामाजिपिन, डायजिपाम, फेनिटोइन सोडियम या वाल्प्रोइक एसिड। तो इसमें जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस भी किया था ये। तो इसका क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा डायजिपाम। ठीक है, तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डायजिपाम है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ये जो सारी ड्रग्स है ये एपिलेप्सी की ड्रग्स ही दी हुई है। जैसे कार्बामाजिपिन है, ये क्या होता है? इम्यूनोस्टिलबिन्स है। ठीक है, इम्यूनोस्टिलबिन डेरिवेटिव होता है कार्बामाजिपिन। और फेनिटोइन जो है इसमें हाइडेंटोइन रिंग होती है, फेनिटोइन में 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। और जो फेनिटोइन है ना, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट सारे के सारे याद करने हैं। गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म होता है इससे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से याद करने हैं फेनिटोइन के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। तो इसके ऑप्शंस हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, बार्बिचुरेट, थियोफाइलिन, क्लोरोक्विन। तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला, इसका क्या होगा? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका क्या होना चाहिए, कि कौन सी ड्रग है जो इन्फेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे क्लोरोक्विन भी, क्लोरोक्विन का क्या है? पेरेंट्रल नहीं देते इसको, इसको पेरेंट्रली नहीं देना चाहिए। तो बाकी अभी मुझे इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका इसका क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इन्फेंट्स में कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा? क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्राइमाक्विन या मैपाक्विन। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में? क्लोरोक्विन है। ठीक है, काफ़ी बार डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो क्लोरोक्विन क्या होते हैं? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस होता है मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ये क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये बात इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, क्विनिन जो होता है ये सिंकोनाल्क्लोड से मिलता है, क्विनिन और क्विनिडिन जो होते हैं ना सिंकोनाल्क्लोड से मिलते हैं। तो ये क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्विनिन, और ये ना ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेरिब्रल मलेरिया में, इसके बारे में ये बात याद रखनी है। ठीक है, प्राइमाक्विन ये 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्राइमाक्विन और बुइलाक्विन और पैमाक्विन ये आते हैं इसके अंदर, 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है ये प्राइमाक्विन, इसके बारे में ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसमें इसका क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या पायरुवेट काइनेज। तो प्राइमाक्विन जो है ये किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? तो इसका ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि प्राइमाक्विन है ये जो जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया करा देता है ये प्राइमाक्विन। तो इसलिए इसको प्रेगनेंसी में भी नहीं देते इसको प्राइमाक्विन को, क्योंकि क्यों नहीं देते? जो फीटस होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है, तो इसलिए प्राइमाक्विन को प्रेगनेंसी में भी नहीं देते। ये बात में ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, और ये प्राइमाक्विन होता है, ये जो इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, ये क्या होता है? किल सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, और इसको गैमिटोसाइटोसाइट्स भी बोलते हैं, इस मतलब इसको प्राइमाक्विन को, ये बात इसके बारे में याद रखनी है। और ये कहते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है प्राइमाक्विन। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो थायरोक्सिन होता है थायराइड हार्मोन होता है, तो ये कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? ऑप्शंस हैं टायरोसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, सिस्टीन। तो थायरोक्सिन जो होता है ये टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये टायरोसिन है? टायरोसिन अमीनो एसिड से थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, किन किन से के प्रिकर्सर होते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टायरोसिन से एक मेलानिन होता है ना, मेलानिन होता है, वो भी टायरोसिन से सिंथेसाइज्ड होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना कि ये अमीनो एसिड किस किस के प्रिकर्सर है, काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? टायरोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल।
तो साल्बुटामोल पहले तो क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। किस में यूज़ करते हैं इसको, अस्थमा में यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। अब इसका क्या पूछा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो ऑप्शंस है नर्वसनेस है, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर। तो वैसे तो इसके सारे ये क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं सारे, बट इसने पूछा मोस्ट कॉमन, तो इसका है ये ट्रेमर्स, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जो केडीटी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट इसका कौन सा है, मसल ट्रेमर्स है। और बाकी के इससे एंकल एडिमा भी होता है इससे, और ये नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ये सब होते हैं, बट इसका जो मोस्ट कॉमन है वो ट्रेमर्स आ जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये बात याद रखनी है, जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ये इसका जो साल्बुटामोल है इसका साइड इफेक्ट है मसल ट्रेमर्स है, ठीक है। और साल्बुटामोल का ब्रांड नेम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। साल्बुटामोल को एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं, और इसका ब्रांड नेम आप लोगों को मुझे बताना है, मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है ऑल आर यूज्ड इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक्सेप्ट, इनमें से सारे ही यूज़ करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, एक को छोड़ के वो बताना हमें, इंसुलिन, आईवी फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या ग्लूकागोन। तो इसमें क्या होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, क्या ये टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ होती है ना उसमें ज़्यादा होती है, ये टाइप 2 में तो रेयर होती है, टाइप 1 में होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। क्या होता है इंसुलिन मतलब कम हो जाता है, इंसुलिन की कमी से क्या होती है, ये होती है। अब इंसुलिन की कमी से हो रही है तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, ठीक है। तो इंसुलिन देंगे तो इसका मतलब क्या, ग्लूकागॉन नहीं दे सकते, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये यूज़ सारे यूज़ करेंगे, बट इस ग्लूकागॉन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है इंसुलिन कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उससे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो बॉडी होती है ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा यूटिलाइज होने के लिए, क्या करेगी, फैट को बर्न करेगी, तो उससे कीटोन्स बनते हैं, ठीक है, उससे एसिडोसिस हो जाती है, और इसे बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो इसके इसमें सारे ही इंसुलिन, आईवी फ्लूइड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, तो इस बात को याद रखना है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, इनमें से रेगुलर इंसुलिन है, एनपीएच है, लैंटे है या सेमी लैंटे हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, याद रखना है, रेगुलर इंसुलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। अब इंसुलिन का हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन का ये जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, रैपिड एक्टिंग को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ये 3 आते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है उसमें डेटिमर, ग्लार्गिन और अल्ट्रालेंटे आता है, और एक प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में कौन से आते हैं, एक तो ये एनपीएच जो है ना, ये न्यूट्रल प्रोटामिन हेस्डोन, इसे बोलते हैं एनपीएच, ये आता है इसमें इंटरमीडिएट में। और एक क्या आता है, ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इसको लेंटे भी बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट में आता है, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखना है। तो जो रेगुलर इंसुलिन है वो क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, तो ये क्वेश्चन मैंने भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने देखी है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ तो इसमें ये ऑर्फन ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑर्फन है, रेयर है, ओवर द काउंटर है, इमरजेंसी। अब ऑप्शन देख के तो लगेगा रेयर डिजीज़ के लिए रेयर ड्रग्स होंगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो रेयर डिजीज़ के लिए ड्रग्स यूज होते हैं उसे हमारी कोलॉजी में क्या बोलते हैं, ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड टू रिलीव पेन, पेन को रिलीव करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो पेन को रिलीव करने के सभी को पता है एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है, पेन रिलीविंग ड्रग। तो कई क्वेश्चन तो पता है इनमें क्या, कई तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, जो सभी कर लेते हैं, मतलब सभी को ऑलमोस्ट आते ही हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल टिपिकल होते हैं, जो मतलब सभी के लिए नए होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके लिए टेंशन लेने, क्योंकि वो सभी के लिए नए होते हैं, लेकिन हमें प्रिपरेशन उन्हीं के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 क्या, प्रोलॉन्ग्ड टेस्टोस्टेरोन इन ए मैन रिजल्ट्स इन, तो इसका इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, एजोस्पर्मिया, इंक्रीज गोनाडोट्रोपिन। तो इसका भी मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे मेरे हिसाब से इसका एजोस्पर्मिया है, ऑप्शन सी है। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, क्या होगा, मेरे को तो इसका ये एजोस्पर्मिया लग रहा है, बाकी इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो, तो मुझे बताना इसका ये ठीक है या फिर इसका कुछ और आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, मीजल्स जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 21 डेज या 21 to 18 डेज, ठीक है। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो मीजल्स का वैसे ना
10 to 15 डेज़ है, जैसे बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, तो 10 to 15 डेज़ है, तो हमारा इसमें 10 to 15 तो मोस्ट प्रोबेबल मेरे को तो ये है, इसका 7 to 14 डेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीजल्स का 7 to 14 डेज़ हो जाएगा, ये देख 7 है, ये 7 है, ठीक है, 7 to 14 डेज़। तो हम एक बार इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो जैसे इन्फ्लुएंजा है उसका होता है 1 to 2 डेज़ होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का 1 to 2 डेज़, तो इन्फ्लुएंजा में आई है ना, तो इसको 1 to 2 डेज़ याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा के बाद डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का 2 to 4 डेज़, तो डिप्थीरिया में डी है, डी ABCD 4th नंबर पे आता है ना, तो इसका ये 2 to 4 ऐसे याद रह जाएगा। इन्फ्लुएंजा के बाद डिप्थीरिया याद रखना है। वूपिंग कफ, इसको पार्चुसिस भी बोलते हैं, इसका 7 to 14 डेज़ होता है। और एक चिकन पॉक्स, मीजल्स और टाइफॉइड, इन तीनों का ही कितना होता है, 10 to 15 डेज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम जैसे थोड़ा सा अगर याद रखना चाहें तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, इन तीनों को TYCM, जैसे ना थैंक यू सो मच होता है, नहीं लिखते आजकल शॉर्ट में लिखते हैं सब कुछ, तो TYSM लिखते हैं ना थैंक यू सो मच को, तो हमने एस की जगह C बना लिया, ठीक है। ये थैंक यू सो मच हमने अपनी ट्रिक के लिए, तो हम इसका ना ये तीनों नाम याद रख लेंगे, टाइफॉइड, फिर चिकन पॉक्स और मीजल्स, इन तीनों का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 to 15 डेज़ है। ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंक्यूबेशन पीरियड ना, हमें सबके अच्छे से याद करने चाहिए, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए इनके याद रखने हैं। इन्फ्लुएंजा मैंने ये सारे बता दिए, ठीक है, तो सारे ये याद कर लेना। तो इसमें से जो ये इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, सब रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब मीजल्स तक, ठीक है, टाइफॉइड नहीं है। मीजल्स ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। इसमें एक ट्यूबरकुलोसिस भी आती है, वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका ये मीजल्स जो है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज़ है। तो आप लोग मुझे बताना इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है मीजल्स का, ठीक है, कमेंट करके बताना मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, तो इसका क्या है, DPT, BCG, TAB या फिर ECG। तो ट्रिपल एंटीजन किसको, ये डिप्थीरिया, ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, पार्चुसिस और टिटेनस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आप लोग मैंने ये बताया हुआ है BCG है, इसको किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके कि BCG वैक्सीन्स होती है, बैसिलस स्कारलेट गुएरिन, ये वैक्सीन्स जो है ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, BCG फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, इंट्राडर्मली देते हैं इसको, और किसकी ट्रीटमेंट में देते हैं ये आप मुझे बताना। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफाई होता है, तो इसमें इसका पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है, इंट्रावीनस है, ओरोफेशियल है या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये फीकल ओरल रूट से, मतलब ये जो कंटामिनेटेड फूड या फिर जो ये कंटामिनेटेड वाटर होता है ना, उससे ये ट्रांसमिट होता है टाइफॉइड फीवर, तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरोफेशियल, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज, तो ये एवरेज वेट न्यू बॉर्न बेबी का इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से ये 3 kg आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। वैसे ना एवरेज वेट कितना, मतलब देखते हैं अगर हम पढ़ते हैं तो कितना होता है, ये 3.5 होता है, ठीक है, 2 से 3.5 किलो तक होता है ये। तो इसका क्या होगा, वैसे 3, इसमें इन 4 ऑप्शन में 3 मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। अगर आप लोगों को इसके बारे में भी कुछ और है तो मुझे बताना, मेरे हिसाब से 3 kg आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल, तो कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, 23, 46, 44, 40, सभी को पता है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर इन्होंने पूछा होता कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो 23 पेयर्स होते हैं, और क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट द किडनी, ब्रेन, स्टमक, लीवर, तो अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है, तो लीवर को, ठीक है, इससे सिरोसिस हो जाती है ना लीवर की, तो इसके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लोट इजीली, ठीक है, मतलब ब्लड क्लोट नहीं होता, मतलब क्या, क्लोट क्यों नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी ना, तो इसमें हीमोफीलिया, रेबीज, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया, तो
तो इसका क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। ठीक है, और जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लड क्लोट नहीं होता तो ये हीमोफीलिया में नहीं होता। हीमोफीलिया जो होता है क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया में हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी होता है। ठीक है, हीमोफीलिया जो ए होता है ये 8 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, बी होता है ये 9 से होता है, सी होता है 11 से। ठीक है, तो याद रखना है हीमोफीलिया ए बी और सी होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश इज कोज्ड बाय फंगस। तो फंगस से कौन सी डिजीज होती है, एथलीट फूट, फिलेरियासिस या टाइफस फीवर या मलेरिया। तो फंगस से सभी को पता है ये एथलीट फूट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, फिलेरियासिस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है फिलेरियासिस में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैंने काफ़ी बार बताई हुई है। तो इसमें फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ये मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है वो कौन सा होता है, ए बी ओ ए या बी। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें तो क्या होता है, ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होती है। किसमें, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी। अब बी ब्लड ग्रुप में क्या है, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी है। और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है बी ए बी में। और ओ में क्या होता है, इसमें एंटीजन्स नहीं होते, बाकी मतलब ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। हमने हमारा क्वेश्चन है नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी किस में नहीं है, एंटीबॉडी ए बी में नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अगर कहते हैं एंटीजन नहीं है तो हमारा आंसर हो जाता है ओ में नहीं होता एंटीजन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना याद कर लेना इसको, इस पे ना क्वेश्चन बनते हैं ये ब्लड ग्रुप के, ये एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर थोड़ा सा ये ध्यान रखना, याद कर लेना। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और इन क्वेश्चंस में अगर कुछ मिस्टेक है, मैंने कुछ गलत बताया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे उनके आंसर भी ज़रूर देना। ओके, थैंक यू।